रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल नॉलेज है वो है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। कि डिमांड जोन्स क्या होते हैं, इसी तरीके से सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, और अपने चार्ट के ऊपर हम डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स कैसे बनाते हैं और इनका हमें फायदा क्या होता है। फिर अगर हम डिमांड और सप्लाई के जोन्स अपने चार्ट पे बनाना सीख के बना लें, ठीक है, तो वहां से हम बाय की और सेल की ट्रेड कैसे ले सकते हैं और उस ट्रेड के फिर ज्यादा चांसेस कैसे होते हैं प्रॉफिट में जाने के। तो ये आज का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो ये एक दिन में कवर नहीं हो सकेगा, तो एक सेशन में इंशाल्लाह कल भी करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको, अब असल में एक बात ये भी है कि ये जो टाइम है ना ये होता है ट्रेडिंग का। तो अभी मेरी काफी सारी ट्रेड्स ओपन हैं, चल रही हैं, ठीक है, कुछ और लेना चाह रहा हूँ तो, लेकिन चलें, अब सेशन में बंदा होता है तो फिर ट्रेड को फोकस नहीं कर सकता। ये जिन दोस्तों ने अपने वीडियो कैमराज ऑन किए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अपने वीडियो कैमराज बंद कर दें। आपका वीडियो कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए। जिन दोस्तों ने अपने वीडियो कैमराज ऑन किए हुए हैं प्लीज अपने वीडियो कैमराज ऑफ कर दें। ओके जी। तो मैं आ जाता हूं जी चार्ट के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले हम जो कंसेप्ट है सप्लाई और डिमांड जोन्स का, उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर लेते हैं। जब कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो उसके बाद हम उसको फिर अप्लाई करेंगे अपने लाइव चार्ट्स के ऊपर। तो नॉलेज जितना भी है, टेक्निकल नॉलेज उस फॉरेक्स का, उसको समझना जरूरी है, ठीक है, ताकि कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ताकि कंसेप्ट की समझ आएगी तो आप उसको फिर अपने तरीके से 19-20 के फर्क से भी आप अगर अप्लाई करेंगे तो वो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट ही देगा। ओके जी। हमारा आज का जो टॉपिक वो है जी डिमांड और सप्लाई जोन्स। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, ठीक है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि डिमांड कहते हैं बायर्स को, जो लोग बाय की ट्रेड लेने वाले लोग होते हैं, सारे बायर्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं डिमांड, ठीक है जी, बायर्स। और सप्लाई हम कहते हैं सेलर्स को, जो सेल की ट्रेड लेने वाले लोग होते हैं, सारे कलेक्टिवली सबको इकट्ठा करें तो उनको हम सेलर्स को हम सप्लाई कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, खरीदार और सेलर्स का मतलब बेचने वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड जोन एक ऐसा जोन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमांड जोन है ना, डिमांड जोन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, तारीफ लिखूं, तो वो कुछ ऐसा होगा, इस तरह से होगी कि ऐसा लेवल या जोन, लेवल को जोन भी कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा लेवल या जोन जहां पर से बाय की ट्रेड, जहां से बायर्स बहुत बड़ी तादाद में बाय की ट्रेड ले सकते हैं।
बाय की ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो सप्लाई जोन है उसकी जो तारीफ हम लिखेंगे या समझने के लिए, वो क्या होगा, ऐसा जोन या लेवल जहां पर से सेलर्स बहुत बड़ी तादाद में सेल की ट्रेड ले सकते हैं, जो इंतजार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे एक दफा आए और यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। तो सप्लाई जोन कहते हैं ऐसा लेवल या जोन जहां पर सेल सेल सेलर जो हैं वो सेल की ट्रेड ले सकते हैं, सेल की ट्रेड बहुत बड़ी तादाद में ले सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया जी। आगे चलते हैं कि ये जो डिमांड और सप्लाई जोन्स का जो नॉलेज है, इसको समझने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखें, फॉरेक्स जो है ना, फॉरेक्स, ये आप यूं समझ लें, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये एक मैच है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है जी? एक मैच है, स्पोर्ट का मैच, जैसे खेल है एक, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी मैच जो होता है, चाहे वो फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, कबड्डी का हो, कोई XYZ, ठीक है, जो मैच होता है, गेम होती है, वो दो टीमों के बीच में होती है। एक जो मैच है उसमें दो टीमें होती हैं, टू टीम्स, ठीक है। अच्छा, जितने भी दुनिया में मैचेस हैं जो दो टीमों के दरमियान खेले जाते हैं, उन सारे मैचेस में एक चीज कॉमन होती है कि मैच शुरू होने से पहले आप किसी भी टीम के बारे में 100% यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। ऐसा ही है, जैसे ही मैच शुरू होता है, ठीक है, तो जो दोनों टीमों में से टीम बेहतर परफॉर्म कर रही होती है तो उसको आप, अच्छा खेल रही होती है उसको आप, फिर सब आप एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि हाँ, ये जो टीम क्योंकि बहुत अच्छा खेल रही है, इसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा ही है ना, जो टीम अच्छा खेलती है, खेलती जाती है कंटिन्यूअसली मैच के एंड तक, तो हम वैसे वैसे हमारी वो टीम फेवरेट होती है कि हाँ जी, यही टीम मैच जीतेगी क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल रही है। ठीक है, तो मैच शुरू होने से पहले कोई टीम फेवरेट तो हो सकती है दो टीमों में से कि नहीं नहीं, ये टीम ज्यादा मजबूत है, ये इसके ज्यादा चांसेस है मैच जीतने के, लेकिन आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इन दो टीमों में से कौन सी टीम मैच जीतेगी। मैच शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूं। ये बात यहां तक क्लियर होगी, इजी है। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक मैच है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है जी? एक मैच है, जिस तरीके से बाकी सारे मैच होते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी दो टीमों का मैच है, इसमें भी दो टीमें होती हैं खेलने वाली, ठीक है जी। और उन टीमों में से एक टीम आप कह लें, पहली टीम जो है उसका नाम है टीम ए, ठीक है। और दूसरी टीम है जिसके साथ इसका मुकाबला है, उसका नाम है जी टीम बी। ये दो टीमें हैं जी फॉरेक्स के अंदर। हमें ये समझना जरूरी है कि जिस तरीके से दुनिया का हर मैच, कोई भी गेम हो, कोई भी खेल हो, उसमें दो टीमें होती हैं। मैच शुरू होने से पहले आप 100% यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा मैच है कि जिसमें दो टीमें होती हैं, टीम ए और टीम बी, लेकिन हर किसी को 100% यकीन होता है कि कौन सी टीम ने मैच जीतना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि टीम बी जो है, टीम बी, ये ऐसी टीम है जो हमेशा जीतेगी। टीम बी हमेशा, जब जब फॉरेक्स ट्रेडिंग का मैच खेला जाएगा, ये टीम बी जो है ना, ये हमेशा विनर ही होगी, जीतेगी जी। तो बाकी मैचों में और फॉरेक्स ट्रेडिंग के मैच में फर्क ये है
कि फॉरेक्स के अंदर हमें पता है कि टीम बी ने ही जीतना है हमेशा। अब इस कंसेप्ट को समझना है। अगले पेज के ऊपर मैं मजीद आसान करता हूं। अब ये देखें, टीम ए का मुकाबला है टीम बी के साथ। ठीक है जी। अब जो टीम ए है ना, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें पूरी सारी दुनिया से मेरी तरह के और आपकी तरह के करोड़ों ट्रेडर्स जो हैं वो शामिल होते हैं जी। करोड़ ट्रेडर्स। किसी के अकाउंट में $100 है, ट्रेड कर रहा है। किसी के अकाउंट में $1000 है, किसी के अकाउंट में $1,00,000 है, किसी के अकाउंट में $10,00,000 है, और किसी के अकाउंट में शायद 5, 10, 25, $30 मिलियन है। तो ये सारे के सारे लोग, इनको, मुझे, आपको और इन सारे लोगों को, जो पूरी दुनिया से करोड़ हार्ट ट्रेडर्स होते हैं, इनको हम फॉरेक्स की जुबान में कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल, छोटे ट्रेडर्स यानी के ट्रेडर्स। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया है। अब ये करोड़ों की तादाद में है टीम ए में ट्रेडर्स जो हैं, क्योंकि प्लेयर्स तो फॉरेक्स में प्लेयर कौन है? ट्रेडर्स है ना। तो ये जो टीम है ना, दूसरी टीम बी, ठीक है, इसमें पूरी दुनिया से सिर्फ 2000 से लेके 5000 तक लोग होते हैं जी। वो इनफरादी इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, या कंपनीज हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फंड्स हो सकते हैं, या बैंक्स हो सकते हैं। ठीक है। अब आप देखें कि टीम बी के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो भी थोड़े हैं, 2000 से 5000। ठीक है, पूरी दुनिया से। और दूसरी टीम ए में कितने ट्रेडर हैं? करोड़ों की तादाद में, मे बी 25 करोड़, 50 करोड़, ठीक है, 30 करोड़, ये डेली बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मैच जीतना है, वो किसने जीतना है? ये दीवार पे लिखा हुआ है हमेशा के लिए कि ये टीम हमेशा विनर होगी। हमेशा विनर टीम बी ही होनी है। क्यों? इसलिए कि ये सारे लोग, टीम ए के जितने भी लोग हैं करोड़ा, इन सब के अकाउंट्स में जितने पैसे होते हैं ना, मिसाल के तौर पे वो सारे पैसे मिला के वो बनता है 1000 बिलियन डॉलर्स। मिसाल के तौर पे बिलियन डॉलर्स, बिलियन अरब को कहते हैं। ठीक है, ये है ना। लेकिन ये जो टीम बी है ना, जो जिसमें सिर्फ चंद हजार लोग हैं, इनके एक एक बंदे के अकाउंट में कई कई बिलियन डॉलर्स होते हैं। तो इनके सारे जो अकाउंट्स हैं, उनका पैसा मिला के वो बन जाता है कम से कम 5000 बिलियन डॉलर से लेके, बिलियन डॉलर्स अमेरिकन डॉलर्स की बात हो रही है, से लेके 8000 बिलियन डॉलर्स। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी किसी चीज की कीमत ऊपर जाती है, ठीक है, कोई भी चीज हो, वो क्यों जाती है? क्योंकि उसमें डिमांड बढ़ जाती है। यानी जब जो खरीदार हैं वो खरीदारी ज्यादा शुरू कर दें करना, और सेलर जो हो वो कम हो जाएं, और बाय के ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे, तो कीमतें बड़ी तेजी से ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। इसे डिमांड कहते हैं। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी, यानी सेलर्स बढ़ेंगे, तो और बायर थोड़े हो जाएंगे ना, तो फिर कीमतें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। उसकी एक फाइन एग्जांपल आपके सामने क्या है कि अभी कोरोना जब शुरू हुआ था, तो आपको पता है कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल वो ऑयल है जिससे फिर जिसको रिफाइन करके पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ये मट्टी का तेल बनता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो वो सारी की सारी चीजें
क्रूड ऑयल से बनती हैं। क्रूड ऑयल वो तेल है जो मिट्टी से निकलता है, जमीन से निकलता है, उसको फिर रिफाइन करके, फिल्टर करके, रिफाइन करके उससे फिर मुख्तलिफ पेट्रोलियम की सारी बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो क्रूड ऑयल जो इस वक्त तकरीबन 80 और 90 डॉलर, अमेरिकी डॉलर पर बैरल पे फॉरेक्स में ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो कोरोना के 4-5 महीनों के बाद जब कोरोना ने पीक पकड़ी, तो आपको पता है पूरी दुनिया में जहाज भी रुक गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी रुक गई, इंडस्ट्रीज भी रुक गई, लॉकडाउन हो गए। तो जो ऑयल की जो डिमांड थी वो खत्म हो गई, क्रूड ऑयल की। तो आपको पता है कि एक दिन क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो -35 या -36 डॉलर के ऊपर भी चला गया था। क्यों? क्योंकि डिमांड खत्म हो गई थी। जीरो पे नहीं गया, जीरो से भी बहुत नीचे चला गया, -35 या -36 डॉलर पे। ठीक है, ये ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, ये बाद में कभी फारग वक्त में आप इसको रिसर्च कीजिएगा, खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हुआ इसलिए क्योंकि डिमांड ही, सेलर ही थे, जो भी था वो सेल की ट्रेड ले रहा था, बेच रहा था, बेच रहा था, बेच रहा था। बायर कोई भी नहीं था, क्योंकि बाय तो वही करता ना जो इसको आगे, जिसके पास खरीदार होते। ठीक है, तो खरीदने वाले कोई भी नहीं थे, हर कोई सेलर था। तो इसलिए -32 या -36 डॉलर पे भी कीमत चली गई थी। तो अच्छा जी, अब इस सिनेरियो को सामने रखते हुए मुझे आप ये बताएं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो पैसा सबसे ज्यादा है वो है टीम बी के लोगों के पास, टीम बी के पास। ठीक है, टीम बी को हम कहते हैं, फॉरेक्स में एक मुनासिब अल्फा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी, ठीक है जी। इसको एक थोड़ा सा नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, आप ये भी कह सकते हैं माफिया, फॉरेक्स का माफिया। तो याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स के अंदर अगर किसी भी पेयर की कीमत ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वो बेसिकली ये लोग, टीम बी जो है, प्राइस ये मूव करती है, क्योंकि पैसा इनके पास ज्यादा है। ये जिधर भी ट्रेडें लगाएंगे मार्केट उधर ही मूव करना शुरू कर देगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि टीम बी या स्मार्ट मनी जो है, ये हमेशा की विनर रहेगी फॉरेक्स में, इसको हराया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके पास पैसा ही इतना ज्यादा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप इनमें से एक आदमी है, आपके अकाउंट में सिर्फ 10 अरब डॉलर है। कितना है जी? आपके पास 10 अरब डॉलर है। आप सिर्फ गोल्ड की बात कर लेते हैं, आप गोल्ड में बाय की ट्रेड लेते हैं अभी, जहां पे आंखें बंद करके आपको 500 स्टैंडर्ड या 1000 स्टैंडर्ड लॉट जो है गोल्ड की बाय कर लेते हैं। क्या होगा? अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर नीचे गिरेगा तो आप, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, आप 500 या 1000 स्टैंडर्ड और बाय कर लेंगे, और नीचे गिरेगा आप और बाय कर लेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट तो जीरो नहीं हो सकता ना, आपके अकाउंट में पैसा ही इतना ज्यादा है। ठीक है, आप तो चाहेंगे कि यार जितना नीचे और गिरे, ताकि आप दुआ करेंगे कि और नीचे गिरे, ताकि और नीचे से आप बाय करें, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म में इसने, गोल्ड ने ऊपर ही जाना है। तो ये लोग जो हैं ये लूजर नहीं होते। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, ये समझने वाली बातें हैं, क्योंकि आप अब एडवांस लेवल का भी एंड लगा हुआ है ना, आप तकरीबन कोई 12-14 जो लेक्चर्स हैं वो ले चुके हुए हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हुए हैं। आप में से ज्यादातर दोस्त ऐसे हैं जो रियल अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो आपके लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि जो टीम ए है, रिटेलर्स, और टीम बी, ठीक है जी, अब इसमें फर्क कितना है, मेंटेलिटी का फर्क देखें कि हम, क्योंकि पैसा भी हमारा अपना है, ट्रेड भी हम खुद कर रहे हैं, तो हमारा जो है ना, हम अपना हम खुद ट्रेड करते हैं जी। जितने भी ये ट्रेडर हैं ज्यादातर ये खुद ट्रेड कर रहे होते हैं, खुद ट्रेड करते हैं सारे ही तकरीबन। दूसरा, हम हद से ज्यादा लालची लोग होते हैं, जिस हमारे अकाउंट में पैसा थोड़ा होता है लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमारा जो ग्रीड का लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, ग्रीडी है हम। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है
कि हम अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, हम जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं। ठीक है जी। और हम सब्र भी नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते ट्रेड लेने के लिए। ये सारे वीक पॉइंट्स हैं जी। ठीक है। अब इसके मुकाबले में ये जो टीम बी है, अब देखिएगा, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं टीम बी के, कि मिसाल के तौर पे उसके पास अगर 10 अरब डॉलर भी है या 5 अरब डॉलर भी है उसके अकाउंट में, तो क्या वो खुद ट्रेड करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स को हायर करेगा, जॉब पे रख लेगा, पैकेज देगा उनको। दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं जी यहाँ पे, हर आदमी के लिए, हर बैंक के लिए, हर कंपनी के लिए। ठीक है। तो जब पैसा अपना नहीं है और बेस्ट ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका लालच होगा, वो लालच की वजह से ट्रेड लेंगे। तो लालच ना होने के बराबर होता है उन लोगों का, ना होने के बराबर। तो वो जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेते, बल्कि हमेशा बहुत इंतजार करके सही जगह से ट्रेड लेते हैं। तो उनका सब्र भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब किस्सा मुख्तसर ये कि जो टीम ए के जो ट्रेडर्स हैं, जितने उनके वीक पॉइंट्स हैं ना, खामियां हैं, वही वीक पॉइंट जो टीम बी है उनकी प्लस पॉइंट्स बन जाते हैं। चंद एक मैंने आपके सामने लिख दी। अच्छा, शॉर्ट करता हूं जी। तो अब ये जो टीम बी है ना, हमें ये तो पता चल गया कि स्मार्ट मनी ने जब उनके ट्रेडर्स ने ज्यादा ट्रेडें जहां से लगा दी, प्राइस ने वहां से ही चेंज हो जाना है। अगर उन्होंने बाय की ट्रेडें लगाई है एक जगह से, तो प्राइस ने, पेयर कोई भी है उसकी प्राइस ने ऊपर ही जाना है वहां से। ठीक है। और अगर उन्होंने सेल की ट्रेडें ज्यादा लगा दी, तो इसका मतलब है प्राइस ने वहां से ही नीचे गिरना शुरू कर देना है। तो अब वो जो ट्रेडर्स हैं स्मार्ट मनी के, वो, मैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, फिर आगे चलते हैं। जो स्मार्ट मनी ग्रुप है टीम बी, जिसे आप टीम बी कहते हैं, टीम बी के ट्रेडर्स, क्योंकि वो इंतहाई ज्यादा एजुकेटेड ट्रेडर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स ज्यादातर जो टेक्निकल नॉलेज इस्तेमाल करते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। स्मार्ट मनी यानी टीम बी के ट्रेडर ज्यादातर ये नॉलेज इस्तेमाल करते हैं जी ट्रेड लेने से पहले। कौन सा नॉलेज है? सबसे पहले वो बनाते हैं चैनल्स, प्राइस एक्शन यानी के, ठीक है, यानी ट्रेंड लाइंस। और दूसरा वो इस्तेमाल करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, ठीक है। और तीसरा वो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल इस्तेमाल करते हैं। बस ये तीन नॉलेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं मिला के, ठीक है। ये इनको कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करते हैं वो, इन तीन का। तो मुझे बताएं कि फिर वो, उनकी ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट में जाने के चांसेस होंगे या लॉस में जाने के चांसेस होंगे? तो ज्यादा प्रॉफिट में ही जानी है उनकी ट्रेड, क्योंकि नुकसान तो उनका वैसे भी नहीं होना। ठीक है। तो अब जो हमारा फायदा किसमें है? टीम ए वाले जो हैं रिटेल ट्रेडर छोटे, अगर हम भी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ना, तो वो प्रॉफिट हम सिर्फ एक ही सूरत में बना सकते हैं कि हम उन जगहों से ट्रेड लें जहां से स्मार्ट मनी वाले ट्रेडर ट्रेड में इंटर होते हैं। अगर ये वहां से बाय की ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें भी बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मार्केट को चलाना है। जिस तरफ इन्होंने मार्केट को चलाना शुरू किया है, अगर उसी सिमत की हम भी ट्रेड लेंगे तो हमारा भी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम उनके खिलाफ ट्रेड लेंगे तो हम जो मर्जी करें, ठीक है, हमने अल्टीमेटली नुकसान करना है, क्योंकि उनको हराया नहीं करना जा है, क्यों तुझे आग लाना है? यार भाई, आप अपना माइक ही बंद कर दो, किधर ऑर्डर लगा रहे हो?
आबिद आजमी साहब। ओके सर। ओके जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग चीजें हैं जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप पढ़ चुके हैं ना। आज मैं अभी अब शुरू जी। करने लगा हूँ सप्लाई और डिमांड जोन। ठीक है। और फिर मैं इन तीनों को इंशाल्लाह कल के सेशन में कंबाइन करके भी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आप कंबाइन करके कैसे इनको यूज कर सकते हैं। भी आप अपना माइक बंद कर दें जी। क्वेश्चन आंसर्स आखिर में, कागज पेंसिल पास रखें, लिखते रहें साथ साथ। ठीक है। जब सेशन खत्म होगा तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा सवाल करने का, क्योंकि ज्यादा उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब बीच में आपको मिल जाएंगे। अगर रह गया कोई क्वेश्चन तो फिर एंड पे आप क्वेश्चन कीजिएगा। ओके जी। तो अभी हम शुरू करने लगे हैं जी सप्लाई और डिमांड जोन्स। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को समझने के लिए कुछ अल्फाज हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे फॉरेक्स की जुबान में जो कैंडल्स होती हैं ना, कैंडल्स, कैंडल्स की 3 किस्में हैं। पहली किस्म, दूसरी किस्म और तीसरी किस्म। एक कैंडल जो ऊपर जाती है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाती है, उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल को याद रखिएगा, हम रैली करने वाली कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, रैली कैंडल। बुलिश कैंडल का जो सप्लाई और डिमांड में नाम है वो है रैली करने वाली कैंडल, रैली। इसका मतलब क्या होता है कि जो कैंडल ऊपर जा रही होती है उसको रैली कैंडल भी कहते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी कैंडल जो नीचे जाती है, रेड कैंडल, उसे हम क्या कहते हैं? बेरिश कैंडल। लेकिन फॉरेक्स में सप्लाई और डिमांड जोन्स में हम बेरिश कैंडल नहीं कहते, हम उसका दूसरा नाम है ड्रॉप कैंडल। जो कैंडल नीचे गिरती है रेड कलर वाली, उसको हम ड्रॉप कैंडल कहते हैं। और इसी तरीके से एक कैंडल वो होती है जो एक कदम ऊपर एक कदम नीचे, ना ऊपर ना नीचे, कंफ्यूजन वाली कैंडल, जिसमें बायर और सेलर 50-50 कश्मकश में होते हैं, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। तो उस कैंडल को हम 50-50 कहते हैं ना, 50 इंडिसीजन कैंडल। ठीक है, 50-50 या इंडिसीजन कैंडल कहते हैं अमूमन। ऐसी कैंडल जिसमें बायर और सेलर जो हैं वो बराबर हैं, तो प्राइस एक ही जगह पे रुकी हुई है, थोड़ी सी ऊपर जाती है, थोड़ी सी नीचे आ जाती है। लेकिन सप्लाई और डिमांड में इस कैंडल को, जो इनडिसीजन वाली या 50-50 वाली कैंडल होती है, इसको हम कहते हैं बेस कैंडल। बेस कैंडल। ठीक है जी। या दूसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी कैंडल जो ट्रेडर्स को बोर करती है, उसको बोरिंग कैंडल कहते हैं जी, बोरिंग कैंडल। ठीक है, ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये बात समझ आ गई जी यहां तक सबको, कि वही कैंडल्स हैं 3 तरह की, लेकिन सप्लाई और डिमांड में, सप्लाई और डिमांड का जो नॉलेज है, इसमें इन तीनों कैंडल्स के नाम चेंज हो जाते हैं। जो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, उसको हम रैली कैंडल कहते हैं। जो बेरिश कैंडल है, जो रेड कैंडल होती है, उसको हम ड्रॉप कैंडल कहते हैं। और जो 50-50 वाली कैंडल होती है, ना ऊपर ना नीचे, उसको हम बेस कैंडल या बोरिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है जी, सिंपल। अच्छा, अब जो कैंडल्स मूव करती हैं, जब भी कैंडल्स मूव करती हैं, ये तो हम समझ चुके हैं ना पहले, कि कैंडल्स ज्यादातर जो है
वो वेव्स बना के चलती हैं। कैंडल्स ज्यादातर वेव्स बना के चलती हैं, और जो वेव्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, ये हम पढ़ चुके हुए हैं प्राइस एक्शन में, ठीक है। लेकिन वो जो वेव का पैटर्न होता है ना, वेव का जो पैटर्न होता है, वेव के अंदर जो कैंडल्स का चलने का तरीकाकार होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिएगा, 4 तरीके होते हैं कैंडल्स के चलने के, ठीक है। पैटर्न्स, आप इसको हम कह देते हैं क्या जी, कैंडल्स मूवमेंट पैटर्न्स। वो 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बड़ा सिंपल है ये। कैसे? मिसाल के तौर पे पहला पैटर्न ये है कि कैंडल नीचे से ऊपर गई, एक कैंडल, एक से ज्यादा कैंडल्स, ठीक है जी। अब देखें, ये यहां से लेके यहां तक कैंडल्स ऊपर जा रही है ना, इसमें एक कैंडल भी हो सकती है और एक से ज्यादा कैंडल्स भी हो सकती है, ग्रीन कलर की कैंडल्स। तो ये हमें साफ नजर आ रहा है कि ये कैंडल्स देखें नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऐसा ही है। तो हम इस कैंडल्स के, ग्रीन कैंडल्स जब एक या एक से ज्यादा बने तरतीब से जो नीचे से ऊपर जाएं, उसको हम कहते हैं कि कैंडल्स जो हैं वो रैली कर रही हैं। तो ये क्या हो रही है जी, ये रैली, कैंडल्स ने रैली किया है, रैली। क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि सप्लाई और डिमांड में का जो नॉलेज है, उसमें जब एक से ज्यादा कैंडल्स ऊपर जाती हैं, ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, तो उसको हम रैली करना कहते हैं। तो ये पैटर्न बना रैली का। इसके बाद फर्ज करें कि एक कैंडल यहां पे इस तरीके से बन गई, ठीक है। ये देखें, ये 50-50 वाली कैंडल बन गई, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। तो इसने क्या किया कि इसने वो जो पिछली 4 कैंडल्स या 3 या 5 या 7 जितनी भी है, 2, वो जो ऊपर जा रही थी ग्रीन कैंडल्स, उनके ऊपर जाने के अमल को इस अकेली कैंडल ने रोक दिया है यहां पे, ठीक है। तो इस कैंडल को हम क्या कहेंगे, जिसने कैंडल्स का ऊपर जाने का सफर रोक दिया। इस, और ये 50-50 वाली, कंफ्यूजन वाली कैंडल है, जिसमें 50% बायर हैं, 50% सेलर्स हैं। ना ये फैसला हो रहा है कि ऊपर जाना है, ना ये फैसला हुआ कि नीचे जाना है, ठीक है। तो इस कैंडल को हम कहेंगे बेस कैंडल। इस कैंडल को बेस या बोरिंग कैंडल हम कहेंगे। अब ये अकेली भी हो सकती है, ठीक है। इसको साइडवेज में जो कैंडल बनती है, जब मार्केट साइडवेज में मूव करती है, उस वक्त की बात हो रही है। तो अब ये अकेली कैंडल भी हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा कैंडल्स बने। मिसाल के तौर पे इस तरीके से एक कैंडल बनी, ठीक है, इस तरीके से एक कैंडल बनी, और एक कैंडल इस तरीके से बनी। तो अब ये जितनी भी कैंडल्स होंगी इनडिसीजन वाली, 50-50 वाली, ये सारा जो एरिया होगा, इसको हम बेस कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेस, ठीक है। जो साइडवेज रेस्ट किया है कैंडल्स ने, जब भी ये बेस से कैंडल्स निकलेंगी, ठीक है, या तो ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, 2 ही रास्ते हैं ना। फर्ज करें कि यहां से जब कैंडल्स निकलेंगी बेस से, तो ऊपर जाना शुरू कर देती हैं इस तरीके से, 1 2 3, ये ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे कि अब ये रैली बनना शुरू हो गई है, कैंडल्स फिर नीचे से ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। तो इसे आप कहेंगे कि फिर दोबारा से कैंडल्स ने रैली करना शुरू कर दी है। क्लियर हो गया? तो ये जो पैटर्न बनेगा पहला, ठीक है, इसको हम नाम देंगे रैली। ये देखें, पहले रैली हुई थी, यानी कैंडल्स ऊपर गई थी नीचे से, उसके बाद बेस बना था, तो हम कहेंगे बेस। और उसके बाद क्या हुआ, फिर रैली हुई, तो आगे हम लिख देंगे रैली। ये पैटर्न है जी एक रैली। पहले नीचे से ऊपर गई कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स, फिर बेस बना, फिर रैली। तो इसको शॉर्ट में आप कहेंगे आर बी आर पैटर्न। समझ लगी जी? सिंपल है। आर का मतलब रैली के लिए, बी का मतलब बेस के लिए, और आर का मतलब फिर रैली। ठीक है, समझ आ गई?
अब देखें ना, अगला क्या हो सकता है, अगला पैटर्न ये हो सकता है, ये दूसरा, ठीक है, कि कैंडल्स पहले नीचे से ऊपर गई, रैली की, ठीक है जी, और उसके बाद यहां पे बेस बनाई कुछ इस तरीके से कैंडल्स ने, ठीक है, ये बेस बन गई इधर, और बेस से जब कैंडल्स निकली, जब भी निकली, तो वहां से फिर पहले तो ऊपर गई थी ना रैली, तो यहां से कैंडल्स नीचे चली गई, ड्रॉप हो गई, तो इसको हम कहेंगे ड्रॉप। ये जो प्राइस नीचे जा रही है इसको हम कहेंगे ड्रॉप, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब नीचे से कैंडल्स ऊपर जा रही थी तो हम कहेंगे रैली हुई, ये बेस बना यहाँ पे, और बेस से जब टूटा कैंडल्स निकली तो फिर नीचे गिर गई, यानी ड्रॉप हो गई। तो ये जो पैटर्न बनेगा दूसरे वाला, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम इसको देंगे कि पहले नीचे से ऊपर गई ग्रीन कैंडल्स, यानी रैली हुई थी, उसके बाद बेस बना था, और उसके बाद फिर कैंडल्स ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर गई, यानी ड्रॉप हो गई, ड्रॉप। तो इसको रैली बेस ड्रॉप पैटर्न कहते हैं, ठीक है, जिसमें पहला हिस्सा जो होता है वेव का, वो कैंडल्स नीचे से ऊपर गई, रैली पहले होती है, फिर बेस बनता है, फिर एक दफा रैली बनती है और दूसरी दफा ड्रॉप होता है, नीचे आती है, ठीक है जी। तो इसको आप कह सकते हैं आर, ठीक है, बी और डी पैटर्न, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आम सी बात है, ये समझना, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दो तरह की और मूवमेंट हो सकती है, कैसे, अब देखें ना, पहले प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, अब आप ये कर लें कि पहले प्राइस ऊपर से नीचे गिरी है, फिर कैसे पैटर्न, दो पैटर्न और बनेंगे, पहले शुरू में दो पैटर्न बनते हैं जब प्राइस नीचे से ऊपर जाती है, और दो पैटर्न बनेंगे जब प्राइस शुरू में ऊपर से नीचे गिरेगी, पांचवा कोई पैटर्न बन ही नहीं सकता, तो वो जल्दी से हम बना लेते हैं, समझ आपको लग गई है। अब आप देखिएगा कि ये ऊपर से प्राइस गिरी, ये क्या हुआ, ड्रॉप, इसको हम कहेंगे ड्रॉप, ये देखिए ऊपर से नीचे आ रही है प्राइस, यानी ये ड्रॉप हुई है प्राइस, और नीचे रुकी प्राइस, यहाँ पे बेस बनाया, कैंडल्स कुछ इस तरीके से बनी, वो रेड भी हो सकती हैं, ग्रीन भी हो सकती हैं, कंबाइंड भी हो सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा बन गया यहाँ पे बेस, ये छोटा भी हो सकता है बेस, लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये बेस बन गया। और इसके बाद अगला क्या हो सकता है, जब बेस से निकलेंगी कैंडल ड्रॉप भी हो सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं, और कैंडल रैली भी कर सकती हैं, ऊपर भी जा सकती हैं, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना। मैं कहता हूं पहले जी, फर्ज करें यहां से निकली तो ड्रॉप हो गई नीचे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये नीचे देखें ड्रॉप हो गई है, फिर ड्रॉप, तो इस पैटर्न को हम कहेंगे क्या, कि पहले ड्रॉप हुई थी, ऊपर से नीचे आई थी, फिर बेस बना, और फिर ड्रॉप हो गई, और इसको हम नाम देंगे, इसका दूसरा शॉर्ट नाम डी, बी और डी, सिंपल। और चौथा पैटर्न वो भी बहुत सिंपल है, कि अब इसके अलावा क्या हो सकता है, तीसरे के अलावा, कि प्राइस ऊपर से नीचे आई, ड्रॉप हुई, उसके बाद कैंडल्स रुकी, बेस बनाई यहां पे, ठीक है, ये बेस बनी, बेस के बाद नीचे जाने की बजाय कैंडल्स ऊपर रैली कर गई इस तरीके से। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे पहले ये प्राइस ऊपर से नीचे आई थी, यानी ये ड्रॉप हुई थी, गिरी थी, फिर ये बेस बना यहाँ पे, और फिर बेस के बाद यहां से प्राइस ने रैली कर दिया, ऊपर निकल गई, ठीक है, रैली। तो इस पैटर्न का नाम क्या देंगे, पहले ड्रॉप, फिर बेस, और फिर रैली, ये चार पैटर्न है, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं डी, बी, आर। ये यहां तक क्लियर हो गया जी, ये चार पैटर्न है जी, सिंपल, इनको रटा नहीं लगाना आपने, ठीक है, सिर्फ समझना है, रटा लगाने की चीज नहीं है ये, सिर्फ समझना है जो कि आपको आ चुकी हुई है। इसके अलावा कोई और पांचवी किस्म की मूवमेंट हो नहीं सकती,
कैंडल्स की। बस ये 4 ही तरीके हैं, आप कागज पेंसिल से इनको समझने के बाद वीडियो आपको आ जाएगी रात को, ठीक है। वीडियो देख के दोबारा रिपीट करके आपने कागज पेंसिल से ये बनाना है। तो कोशिश करनी है कि आप कोई 5वां तरीका भी बनाएं कि नहीं नहीं इस तरह से भी कैंडल मूव कर सकती है, तो आप नहीं बना सकेंगे। बस ये 4 ही तरीके हैं कैंडल्स के मूव करने के, तो इनको हम 4 पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है जी। ये आप क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ये समझेंगे तो आपको सप्लाई और डिमांड की समझ आएगी, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का जोन इन्हीं चीजों के ऊपर बेस करता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब अगली जो बात है वो है जी ये कि याद रखने वाली बात है कि जो याद रखें सप्लाई और डिमांड के जो जोन हैं हमेशा बेस ठीक है जी, ये बेस में बनते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले चार्ट देखना होता है। चार्ट में हम देखते हैं कि इस वक्त जो कैंडल्स मूव कर रही हैं वो 4 जो पैटर्न्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनमें से किस पैटर्न के तहत मूव कर रही हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो पैटर्न हमें समझ ये आता है कि ये नीचे से रैली हुई है, कैंडल्स ऊपर गई हैं, ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स रुकी, बेस बना रही हैं इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो बेस का एरिया है ना, ये वाला, ये है बेस का एरिया। तो इस बेस के अंदर बनेगा सप्लाई जोन या डिमांड जोन, वो इस बेस के अंदर बनेगा, बेस के बाहर कुछ नहीं होता। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि जो बोरिंग कैंडल होती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बात समझने वाली और याद रखने वाली। जो बेस कैंडल है ना, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, जो बेस कैंडल, बेस या जिसे आप बोरिंग कैंडल कहते हैं, BORING, बोर करने वाली, बेस या बोरिंग कैंडल वो कैंडल होती है, वो कैंडल होती है जिसकी बॉडी, जो कलरफुल हिस्सा होता है, कलर वाला हिस्सा होता है, जिसकी बॉडी उसके टोटल साइज, कैंडल का जो टोटल साइज है का 50% या 50% से भी कम हो। ये फिक्रा जो मैंने लिखा है इसको पढ़ें बार बार और समझने की कोशिश करें कि बेस या बोरिंग कैंडल कौन सी कैंडल होती है? वो कैंडल जिसकी जो, जब वो कैंडल क्लोज हो गई तो आपने देखना है कि इस कैंडल का लो पॉइंट कहां पे है और इस कैंडल का हाई पॉइंट कहां पे है। टोटल साइज देख लें उस कैंडल का, लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट का, और फिर देखें कि इसकी जो बॉडी है, रंग वाला हिस्सा है, रेड या ग्रीन, क्या वो टोटल साइज से 50% है बॉडी, या 50% से कम बॉडी होनी चाहिए? कम से कम 50% लाजम होनी चाहिए बॉडी टोटल साइज से कैंडल के, या 50% से भी छोटी होनी चाहिए तो वो बोरिंग कैंडल कहलाएगी या बेस कैंडल कहलाएगी।
ठीक है जी, सिंपल मिसाल के तौर पे एक कैंडल है, ये इस तरीके की, इतना उसका साइज है, ठीक है, ये लो पॉइंट है, क्लोज हो गई है कैंडल, ये हाई पॉइंट है, और इसकी बॉडी जो है वो इतनी है, ये इसका कलर वाला हिस्सा है। तो क्या ये बोरिंग कैंडल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है ना टोटल, ठीक है, तो इसकी जो बॉडी है वो इस कैंडल के टोटल साइज के 50% से भी कम है, आधे से भी कम है, तो ये बोरिंग कैंडल है। और एक कैंडल मिसाल के तौर पे ये इतनी है, यहां से लेके यहां तक, ये बंद होगी, और मैं कहता हूं जी कि ये है इतनी, ये इसकी बॉडी है, ये रेड कलर की बॉडी भी हो सकती है, ग्रीन की भी हो सकती है। अब बताएं ये बोरिंग कैंडल है? बिल्कुल है। क्यों? इसका जितना साइज है ना, टोटल साइज इस कैंडल का, तो इसकी जो बॉडी है वो तकरीबन 50% लग रही है, आधी बॉडी है और आधी विक है। ऐसा ही है ना? तो इस तारीफ पे पूरी उतर रही है ना फिर, कि याद दूसरी वाली बात कि बेस या बोरिंग कैंडल वो कैंडल होती है जिसकी बॉडी उसके टोटल साइज का आधा या आधे से भी कम हो, तो ये भी बोरिंग कैंडल है। और एक कैंडल कुछ इस तरीके से है, ये वाली, ये, तो ये भी बोरिंग कैंडल है। ये कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है। ठीक है, तो ये तारीफ पे जो भी कैंडल पूरी उतरती है वो बोरिंग कैंडल ही होगी। ओके जी। अच्छा, एक और बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये एक बन गया बेस। मिसाल के तौर पे यहां पे ये एक बेस बन गया, ठीक है, और इसमें ये कैंडल्स हैं जी, ये इन्होंने बना लिया बेस। अब बेस का मतलब कि साइडवेज मूवमेंट हो रही है, साइडवेज चैनल बना हुआ है। कैंडल्स जो है वो थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाती है, थोड़ी सी प्राइस नीचे जाती है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे, जितनी ऊपर जाती है उतनी वापस आ जाती है। तो जब भी कैंडल बेस को तोड़ के बेस से बाहर निकलेंगी, या तो ये ऊपर चली जाएगी इधर, या ये नीचे चली जाएगी, दो ही ऑप्शंस है ना, या फिर बेस आगे चलता रहेगा, ये तीन ऑप्शंस ही हैं। तो जब भी कोई कैंडल बेस को तोड़ के बाहर निकलेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उस कैंडल को हम वॉल्यूम कैंडल कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक कैंडल है जो बोरिंग कैंडल नहीं है, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे ये कैंडल है एक, अब ये जो मैंने कैंडल बनाई है, या ये मैंने रेड कैंडल बनाई है, क्या ये बोरिंग कैंडल्स हैं डेफिनेशन या तारीफ के लिहाज से? नहीं, क्योंकि इनका जो टोटल साइज है उससे जो बॉडी है वो 50%, आधी नहीं है उसका, बल्कि आधी से बड़ी बॉडी है इनकी, आधे साइज से ज्यादा बॉडी है। तो हर वो कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी होती है और विक छोटी होती है उसको हम वॉल्यूम कैंडल कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक शक्ल कैंडल की कुछ इस तरीके से है जिसमें विक है ही नहीं है, तो इस कैंडल को हम क्या कहेंगे? इन सारी कैंडल्स को वॉल्यूम कैंडल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इन सारी कैंडल्स का जो कलर है वो हमें बता रहा है कि इसमें वॉल्यूम, इस कैंडल में बायर बहुत ज्यादा इंटर हुए हैं। ठीक है, बायर्स की बाय खरीदारों ने, बायर्स ने बाय के ऑर्डर बहुत ज्यादा लगाए हैं, इसलिए इसको वॉल्यूम कैंडल कहेंगे। बड़ा वॉल्यूम आया है बाय का, इसमें भी बाय का वॉल्यूम आया है, बाय के ऑर्डर बहुत ज्यादा लगे हैं। और इस कैंडल में सेल का वॉल्यूम आया है, सेलर्स ने ऑर्डर लगाए हैं, इसलिए इसको भी वॉल्यूम कैंडल कहेंगे। और इसको भी हम वॉल्यूम कैंडल कहेंगे। बेशक सेल के ऑर्डर ज्यादा लगे हैं, लेकिन क्लियर पता चल रहा है ना कि ये कैंडल किधर प्राइस को लेके गई है, 50-50 वाली नहीं है।
चाहे वो वॉल्यूम कैंडल रेड भी हो सकती है कलर में और वो ग्रीन भी हो सकती है, ऊपर गई है तो वो बुलिश वॉल्यूम कैंडल है, नीचे गई है तो वो बेरिश वॉल्यूम कैंडल है। ये बात क्लियर हो गई जी। सिंपल, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल तरीके से आपको आगे लेके चलूं ताकि हर किसी को समझ लगे। ओके जी, तो अब याद रखने वाली बात है कि जो एक मैं रैली बनाने लगा हूं यहां पे, फर्ज करें जी कि ये एक कैंडल्स जा रही हैं, ठीक है, और यहां पे कैंडल्स रुकी, बेस बनाया कुछ इस तरीके से, अब आप देखें ये इतनी सी जो जगह है मैंने बनाई है यहाँ पे, ये सारा क्या बनाया है मैंने, 5 कैंडल्स बनाई है यहाँ पे, ये बेस बना है, ठीक है जी, ये बेस बना है। और अब ये जो पहला था यहाँ पे ये रैली थी, आगे जी मुकद्दस मेरी स्क्रीन के ऊपर मत लिखें, ओके जी। तो अब यहां पे याद रखें कि जब भी हमने सप्लाई जोन या डिमांड जोन बनाना है तो वो कहां पे बनेगा, बेस के अंदर बनेगा, ये मैं पहले बता चुका हूं, बेस के अंदर। तो बेस में से जब भी कैंडल बाहर निकलेगी, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो कौन सी कैंडल तोड़ेगी बेस को, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा आएगा। वो वॉल्यूम बाय का भी आ सकता है तो ग्रीन कैंडल बनेगी ऊपर की तरफ लंबी, वो वॉल्यूम सेल का भी आ सकता है तो रेड कलर की नीचे की तरफ कैंडल बनेगी। अब आप देखें कि अगर ये यहां से कैंडल एक आती है, इसको तोड़ती है ऊपर की तरफ, तो उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनेगी, चाहे उसकी नीचे भी विक हो ऊपर की विक हो, लेकिन कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसने बेस को तोड़ा है ना ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ तोड़ा है तो जो वॉल्यूम डलेगा किसका डलेगा, बाय की ट्रेडें लोग ज्यादा लगाएंगे, तब ये ऊपर की तरफ निकली है ना। तो यहां पे ये बुलिश, यानी ऊपर ग्रीन कलर की बुलिश वॉल्यूम कैंडल है ये। और अगर मैं यहां पे नीचे बनाता हूं बेस यही वाला, और अगर यहां पे कैंडल नीचे की तरफ तोड़ती कुछ इस तरीके से, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम डला है वो कौन सा डला है, सेल का डला है, क्योंकि ये बेरिश वॉल्यूम कैंडल बनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपको बना के दिखाने लगा हूं जी डिमांड जोन। ठीक है जी, डिमांड जोन कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रा करते हैं अपने चार्ट पे। सबसे पहले अपने चार्ट पर पैटर्न ढूंढें कैंडल्स का, वो जो 4 पैटर्न मैंने बताए हैं अभी आपको लिख के, पैटर्न ढूंढें। मिसाल के तौर पे पैटर्न चल रहा है कुछ इस तरीके से कि ये रैली हुई और ये अभी बनी बेस, ठीक है, और बेस के बाद यहां पे फर्ज करें ये एक कैंडल बनी कुछ इस तरीके से जिसने बेस को तोड़ दिया, ठीक है, ये कैंडल वॉल्यूम कैंडल क्लोज हो गई है, ये क्लोज हो गई है। और अब जो कैंडल है वो यहाँ पे नई कैंडल यहाँ पे चल रही है इस वक्त, ठीक है।
तो अब मुझे बताएं कि इसका जो बेस है वो तो ये है ना, ये बेस है, ये वाला, ये इतना बेस है जी, ठीक है, ये वाला। तो अब यहां पे याद रखें कि जिस बेस को तोड़ने वाली कैंडल रेड कलर की होगी, वॉल्यूम कैंडल, वहां पे डिमांड जोन नहीं बनता, वहां पे सप्लाई जोन बनेगा। वहां पे क्या बनेगा? सप्लाई जोन बनेगा। यहां पे जहां पे कैंडल बेस को, वॉल्यूम कैंडल बेस को तोड़ के नीचे की तरफ जाती है, रेड कैंडल बनती है, वहां पे सप्लाई जोन बनता है, ठीक है। और जहां पे ये इस तरीके से बेस होगा और बेस को तोड़ के कैंडल ऊपर की तरफ, वॉल्यूम कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अब बनेगा, इस बेस के अंदर अब बनेगा क्या? यहां पे वो बनेगा डिमांड जोन, डिमांड जोन। ये बात क्लियर होगी जी कि सप्लाई जोन कहां पे बनता है, कौन सी बेस में बनता है? अगर किसी भी बेस को जो वॉल्यूम कैंडल है वो नीचे की तरफ तोड़े, तो उस बेस में, जो पीछे बेस होता है, वहां पे क्या बनेगा? सप्लाई जोन बनेगा। और अगर बेस को जो वॉल्यूम कैंडल है वो ऊपर की तरफ तोड़े, ग्रीन कैंडल वॉल्यूम कैंडल हो, तो फिर पीछे बेस में क्या बनेगा? डिमांड जोन बनेगा, ठीक है। तो सिंपल है ये। अच्छा, अब अगली बात, ये अब मतलब अगर अगर आपको प्रॉपर समझ नहीं भी आ रही ना, तो आपने परेशान नहीं होना, ये आपको समझ आ जानी है, क्योंकि ये जो वीडियो आप देखेंगे ना बार बार, जब ये मेरी बातचीत कंप्लीट होगी तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज जब आप ये वीडियो देखेंगे बार बार, तो फिर आप बार बार सुनेंगे, आपकी दिलचस्पी के ऊपर है, तो आपको फिर क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी क्लियर ना हो, तो कल का जो सेशन, अगला सेशन जो भी मैं शुरू करूंगा, शुरू में आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं दोबारा बता दूंगा। अभी सेशन एंड होगा, अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो कर लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, तो समझ आ जाएगी। बड़ी सिंपल चीज है ये। ओके जी, अब मैं आपको ये देखें फाइनल जी, दो मिसालें दे के फिर मैं लाइव चार्ट पे जाता हूं। कि फर्ज करें कि ये ऊपर से पैटर्न ये चला, ऊपर से प्राइस नीचे गिरी, ड्रॉप हुई, उसके बाद यहां पे कुछ इस तरीके से जो है वो बेस बना है, कि जिसमें कुछ रेड कैंडल्स भी हैं, कुछ ग्रीन कैंडल्स भी हैं, ठीक है। ये बेस बना यहां पे, और उसके बाद यहां पे अब एक कैंडल थी, उसने इस बेस को तोड़ा कुछ इस तरीके से ऊपर जाते हुए, ठीक है जी। ये बुलिश वॉल्यूम कैंडल आ गई। तो अब यहां पे ये जो बेस है, यहां पे इस बेस के अंदर मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, यहां यानी इस बेस में मुस्तकबिल का डिमांड जोन बनेगा, डिमांड जोन बनेगा। वो कैसे? आपने इस बेस के अंदर पहले ये देखना है कि कितनी कैंडल्स हैं जो बोरिंग कैंडल्स हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारी कैंडल्स बेस के अंदर बोरिंग ही हों। बाज औकात जब मार्केट रुकी हुई होती है, तो बीच में मार्केट बिल्कुल ऐसी कैंडल भी बना देगी, जिसको आप वॉल्यूम कैंडल तो नहीं कहेंगे ना, छोटी सी कैंडल इस तरीके से बना देगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना होता है
कि आपकी बेस के अंदर क्या एक बोरिंग कैंडल है या एक से ज्यादा मल्टीपल बोरिंग कैंडल्स हैं। मिसाल के तौर पे मेरे इस बेस में 1 2 3 4 5 बोरिंग कैंडल्स है मिसाल के तौर पे, ठीक है, और एक वॉल्यूम कैंडल है जिसने बेस को तोड़ा है और ऊपर की तरफ निकल गई है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है वॉल्यूम कैंडल, देख के नजर आ रहा है कि इसमें बायर इंटर हुए। तो अब मुझे यहां पे डिमांड जोन बनाना है। क्या बनाना है? फ्यूचर का डिमांड जोन। मैं आगे बताता हूं कि डिमांड जोन होता क्या है। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि ये वॉल्यूम कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल से पहले कि आपने एक बोरिंग कैंडल सेलेक्ट करनी है जो वॉल्यूम कैंडल से पिछली होनी चाहिए, या बाज औकात जो वॉल्यूम कैंडल है उससे पिछली कैंडल बोरिंग कैंडल नहीं होती, छोटी सी कैंडल होती है, मार्केट रुकी रही होती है वहां पे, तो उससे जो पिछली बोरिंग कैंडल होती है फिर हम उसको शामिल कर लेते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अब आप देखें यहां पे तो बोरिंग कैंडल वॉल्यूम कैंडल भी क्लियर है, ऊपर जा रही है, और उससे पीछे वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो कैंडल है वो भी आपको क्लियर नजर आ रही है। वो कौन सी है जी? ये बोरिंग कैंडल है, रेड, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ना, ये वाली, ये इन डॉट्स के अंदर जो रेड कैंडल है ये बोरिंग है ना। तो वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल ये है, क्योंकि इसकी जो टोटल बॉडी है वो इसके साइज के 50% से कम है, ठीक है, तो 30% होगी, 25% होगी, इस तरह से है कुछ। तो हमने यहां पे अब डिमांड जोन बनाना है। याद रखें कि जो डिमांड जोन होता है वो जो वॉल्यूम कैंडल है ग्रीन वाली, उससे जो पिछली बोरिंग कैंडल होती है उसके लो पॉइंट से शुरू होता है। बोरिंग कैंडल का ये लो पॉइंट है, यहां पे ये देखिएगा, लो पॉइंट से शुरू होता है, और जो वॉल्यूम से पिछली जो बोरिंग कैंडल होती है उसकी बॉडी का ऊपर वाला सिरा जो होता है, जहां ये बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, वहां तक इस जोन की मोटाई होती है जी। और इसको फिर आपने सीधा आगे खींच देना होता है इस तरीके से। ये लें जी, ये आपका फ्यूचर का क्या बन गया है? डिमांड जोन बन गया है, ठीक है, ये वाला डिमांड जोन। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा डिमांड जोन का? अब आप एक चेक करें कि इस डिमांड जोन की ये वाले जो इस लेवल की जो मोटाई है ना, कि यहां से लेके यहां तक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस इसमें यही टेक्निक है, ठीक है। इस डिमांड जोन का फायदा ये होगा, अभी तो ये कैंडल यहां पे है ना, इधर है कहीं पे, अभी तो ये निकल गई हुई है, फर्ज करें यहां पे कैंडल चल रही है इस वक्त, तो अभी आपने यहां पे डिमांड जोन बना लिया है। अब अगर कभी मुस्तकबिल में, ठीक है, कभी आज कल परसों तरसों, थोड़ी देर के बाद, घंटे के बाद, कुछ घंटों के बाद, जब कभी ये कैंडल वापस नीचे गिरेगी, जब कभी, तो याद रखिएगा अब इस डिमांड जोन के अंदर बहुत सारे लोगों ने पेंडिंग बाय के ऑर्डर लगा दिए। क्या लगा दिए हैं? बाय के पेंडिंग ऑर्डर। कौन से लोगों ने? वो टीम बी याद करें, जो स्मार्ट मनी वाली है, जो चंद हजार लोगों की टीम है और उसमें पैसे वाले लोग हैं हद से ज्यादा, और उन्होंने दुनिया के बेस्ट ट्रेडर हायर किए हुए हैं जो उनके लिए ट्रेड करते हैं। वो भी यहां पे जोन बना के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने यहां पे पेंडिंग बाय के ऑर्डर, जिसे आप बाय लिमिट कहते हैं, ठीक है, बाय लिमिट ऑर्डर, जिसे आप पेंडिंग बाय ऑर्डर कहते हैं, वो लगा के छोड़ दिए हैं यहां पे। क्योंकि डिमांड जोन है ना, उनको पता है कि जैसे ही कभी मार्केट इसको टकराएगी, इस लेवल को, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि जैसे ही इस लेवल को टकराएगी ना, ऊपर सतह को, या तो ये ऊपर वाली सतह से ही बेतहाशा यहां से बाय के ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएंगे,
तो ये ऊपर से जब प्राइस नीचे आ रही थी तो इसलिए आ रही थी ना यहां से कि सेलर्स की तादाद ज्यादा थी, इसलिए प्राइस नीचे गिर रही थी। तो जैसे ही यहां पे पहुंची, यहां पे टक्कर मारी इसने डिमांड जोन के ऊपर वाली सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर जितने भी बाय के ऑर्डर पड़े हुए होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर यहां से बाय के ऑर्डर बहुत ज्यादा हुए इस जगह पे, ऊपर वाली सतह पे ही, तो ये तवाजन फिर चेंज हो जाएगा। पहले सेलर ज्यादा थे, अब बायर ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि यहां से एकदम ये कैंडल इस तरीके से ऊपर मूव करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? बाज औकात क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस के ऊपर बाय के ऑर्डर ज्यादा नहीं होते, तो कैंडल ये और नीचे भी आ जाएगी, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे यहां तक। ठीक है, तो जहां से बाय के ऑर्डर ज्यादा हो गए मेजॉरिटी में, ठीक है, तो वहां से वो कैंडल ऊपर मूव कर जाती है। ये डिमांड जोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब एक बात ये कि क्या डिमांड जोन में सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होते हैं लोगों के, बाय के, बड़े ट्रेडर्स के? नहीं, मेरी तरह के और आपकी तरह के जो लोग होते हैं, जो पेंडिंग ऑर्डर लगाने की जिनको आदत नहीं होती ज्यादा, लेकिन पेंडिंग ऑर्डर लगाने चाहिए, अच्छे होते हैं, तो हम भी, जो टीम ए वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पे डिमांड जोन बना के बैठे हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि जैसे ही यहाँ पे टक्कर मारी और यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से अब रिजेक्ट होना शुरू हो गई है, तो हम यहाँ से बाय के ऑर्डर लगा देंगे हम भी। ठीक है, इंस्टेंट यानी कि जो फौरी ट्रेड लगाते हैं हम, वो भी इस जोन को देख के यहाँ से ऊपर जाते हुए लगाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से डिमांड जोन से कैंडल जब टकराती है ऊपर वाली सतह से ही जोन की, या बाजू का थोड़ा सा अंदर आके सेंटर में या थोड़ा सा नीचे आके, वहां से जब बाय के ऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सेल थोड़े हो जाते हैं, सेल के ऑर्डर, तो प्राइस ऊपर मूव करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं डिमांड जोन से वापस प्राइस के ऊपर मूव करने के। लेकिन शर्त यह है कि ये जो डिमांड जोन आप बना रहे हैं या सप्लाई जोन बना रहे हैं, ये कम से कम आप बनाएं। अब आप देखिएगा टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए। ये कम से कम 15 मिनट के चार्ट पे भी आप बना सकते हैं, उसके बाद 30 मिनट के चार्ट पे भी बना सकते हैं, उसके बाद 1 घंटे के चार्ट पे भी बना सकते हैं, और 4 घंटे के चार्ट पे भी बना सकते हैं। तो 15 मिनट वाला जो चार्ट के ऊपर सप्लाई या डिमांड जोन आप बनाएंगे, वो सबसे कमजोर होगा, वो जल्दी टूट जाएगा। 30 मिनट वाला जो होगा वो सिर्फ मजबूत होगा, जल्दी नहीं टूटेगा। लेकिन 1 घंटे वाला काफी मजबूत होता है जी, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। और 4 घंटे वाला बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। तो जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो ज्यादातर 1 घंटे और 4 घंटे का डिमांड जोन यूज कर रहे होते हैं, 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट के ऊपर जो बनता है। ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे जहां पे 1 घंटे के चार्ट पे बना है ना डिमांड जोन, तो 4 घंटे का भी वहां पे ही बनेगा ज्यादातर केसेस में। तो ये बात क्लियर हो गई। और याद रखें कि एक दफा अगर डिमांड जोन ब्रेक हो गया, अच्छा एक और बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे फिर एसएल कहां पे होगा। तो डिमांड जोन के ऊपर जो एसएल लगाया जाता है, वो आपका होता है जो डिमांड जोन का नीचे वाली सतह है, इससे 15 से 20 पिप नीचे, 20 पिप्स डाउन। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेवल आ रहा है गोल्ड का, अगर गोल्ड की बात करें तो 1800 मिसाल के तौर पे, तो आप 20 पिप नीचे कर लें, वो आ जाएगा 1798 पे आपका एसएल होगा ये। ठीक है जी, ये तो हो गया डिमांड जोन बनाने का तरीका। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि डिमांड जोन जो होता है उसमें आप बेस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बेस के बाद आप देखते हैं कि अगर बेस तोड़ के वॉल्यूम कैंडल ऊपर की तरफ गई है, तो तभी डिमांड जोन बनेगा ना।
अगर वॉल्यूम कैंडल जिसने तोड़ा है बेस को वो ऊपर की तरफ जाए, डिमांड जोन पीछे तभी बनता है। ठीक है जी। तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम कैंडल होती है उससे पिछली जो कैंडल होती है बोरिंग कैंडल, आप वो लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है, तो आप कैंडल का जो लो पॉइंट है, बोरिंग कैंडल का जो लो पॉइंट वहां से लेके और बोरिंग कैंडल का जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वहां तक आप मोटाई रखते हैं लेवल की, और उसके आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये सारा आपका डिमांड जोन हो गया। क्लियर होगी जी बात? सिंपल। आगे चलते हैं जी। अब सप्लाई जोन कैसे बनेगा? बनेगा तो बेस के अंदर ही, जहां पे डिमांड जोन बना था। एक बेस में या तो डिमांड जोन बनता है जब वो टूटती है बेस, या वहां पे सप्लाई जोन बनता है। ठीक है, एक ही जगह पे दोनों चीजें नहीं बनती। मिसाल के तौर पे प्राइस जा रही थी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, कुछ भी वो हो सकता है सीक्वेंस, और यहाँ पे प्राइस रुक गई इस तरीके से। ठीक है, और कुछ कैंडल्स इस तरीके से बनी, और ये एक बेस बना यहाँ पे। ठीक है जी, रैली, पहले रैली कर रही थी प्राइस, नीचे से ऊपर जा रही थी, यहाँ पे बेस बना। और यहाँ पे सप्लाई जोन कब बनेगा? अगर ये बेस जब भी टूटे, तो अगर टूटे नीचे की तरफ, वॉल्यूम कैंडल रेड मिले, नीचे की तरफ जाए, तो तब यहाँ पे पिछला जो आपका बेस होता है वहां पे सप्लाई जोन बनता है। ठीक है जी। तो फार्मूला क्या होगा? वही कि जो वॉल्यूम कैंडल है उससे पिछली बोरिंग कैंडल आपने लेनी होती है। मिसाल के तौर पे ये वाली बोरिंग कैंडल है, पिछली ये वाली, मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो अब सप्लाई जोन बनाने के लिए आपने क्या करना होता है कि वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बोरिंग कैंडल होती है उसकी बॉडी का निचला हिस्सा लेना होता है, बॉडी का निचला हिस्सा, और फिर ऊपर आपने बोरिंग कैंडल का जो हाई पॉइंट होता है वहां तक लेना होता है, ये लेवल, और इसको आप आगे एक्सटेंड कर देते हैं फ्यूचर के लिए। ये आपका सप्लाई जोन है जी सारा। इसका फायदा क्या है? सिंपल, कि जब कभी प्राइस वापस आएगी, और अगर ये पावरफुल सप्लाई जोन है, कम से कम यानी 15 मिनट का भी बहुत मजबूत होता है। अगर मार्केट में मूवमेंट ज्यादा ना हो तो आप देखिएगा कि 15 मिनट का भी जो सप्लाई या डिमांड जोन होता है वो भी कई कई घंटे तक मार्केट को हिलने नहीं देता, वो टूटता नहीं है। ठीक है ना, सप्लाई जोन चाहे 15 मिनट का हो या डिमांड जोन सिर्फ 15 मिनट का हो, उसको तोड़ने के लिए भी बहुत वॉल्यूम चाहिए होता है। नॉर्मल हालात में नहीं टूटते, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। और स्कैल्पर जो होते हैं ना, छोटी ट्रेड, ज्यादा ट्रेड है और एक ट्रेड ली और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके ट्रेड क्लोज कर दी, वो ज्यादातर करते ही 15 मिनट के डिमांड और सप्लाई जोन पे ट्रेडिंग है। ठीक है, स्कैल्पिंग करते हैं। तो अब जैसे ही कभी मुस्तकबिल में इस सप्लाई जोन को ये टच करेगी ना कैंडल, तो क्या होगा कि अगर तो ये पावरफुल है 30 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, तो फिर तो ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे सेल के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। इस पूरे जोन के अंदर पेंडिंग सेल ऑर्डर्स, और बहुत सारे ट्रेडर इसको लाइव भी बैठे हुए हैं बना के, इस इंतजार में कि जैसे ही इस जोन के जो नीचे वाला लेवल है यहां से नीचे की तरफ कैंडल जाएगी ना, ऊपर की तरफ विक छोड़ते हुए, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है ऊपर से रिजेक्शन शुरू हो गई है, तो वो यहां से फिर सेल की ट्रेड लेंगे, तो ज्यादा चांसेस होंगे कि ये रिएक्ट करेगी यहां से। ये बात क्लियर होगी जी? अब अगले पेज के ऊपर मैं आपको बता दूं सप्लाई जोन और डिमांड जोन में फर्क क्या होता है। ये देखिएगा, ये एक बेस है। ठीक है, बेस टूटा ऊपर की तरफ,
ठीक है, ये वॉल्यूम कैंडल थी, ये ऊपर की तरफ टूटा, तो अब इससे पिछला जो बेस है यहाँ पे डिमांड जोन बनेगा। डिमांड जोन के लिए क्या करेंगे कि जो हम देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम कैंडल है ग्रीन, इससे पिछली जो बोरिंग कैंडल है, चाहे वो रेड है या वो ग्रीन है, हम मिसाल के तौर पे ये बोरिंग कैंडल थी इससे पिछली, ठीक है, तो हम डिमांड जोन के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट है उसको लेते हैं और बोरिंग कैंडल की जो बॉडी का हाई पॉइंट है उसको लेते हैं और आगे एक लेवल सीधे दो वो खींच देते हैं सीधा। तो ये आपका हो गया फ्यूचर का डिमांड जोन। और इसी तरीके से नीचे मिसाल के तौर पे आपका ये एक है जी बेस, और ये टूटा जब, तो जो वॉल्यूम कैंडल बनी वो बनी रेड इस तरीके की, तो यहां पे बनेगा अब पिछले बेस में सप्लाई जोन। तरीका क्या होगा, हम देखेंगे वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो कैंडल है बोरिंग कैंडल, हम वो सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे ये है, या ये भी इस तरह से विक भी हो सकती है ऊपर, ठीक है, ये बोरिंग कैंडल है मिसाल के तौर पे पिछली वॉल्यूम कैंडल से। तो अब हम क्या करेंगे, हम सप्लाई जोन बनाने के लिए वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बोरिंग कैंडल है उसकी बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है बॉडी का, वहां से लेके और बोरिंग कैंडल का जो हाई पॉइंट है ऊपर वाला हिस्सा है वहां तक हम एक लेवल आगे बना देंगे, ठीक है, इस लेवल की देखिए इतनी मोटाई है जी, और ये हमारा बन गया फ्यूचर के लिए सप्लाई जोन, जहां पे अगर मार्केट रिएक्ट करे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ विक छोड़े, ठीक है, तो वहां से सेल की ट्रेड ली जाती है लाइव ट्रेडर्स के लिए। जिन्होंने पहले से पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए हैं तो उन्होंने तो फिर एसएल भी लगाया होगा, यहाँ पे इस जगह पे 15 से 20 पिप ऊपर यहाँ पे एसएल होगा। डिमांड जोन के नीचे वाले लेवल से नीचे 15 से 20 पिप यहाँ पे एसएल होता है। क्लियर होगी जी बात? ओके जी, आखिरी बात, उसके बाद आपके क्वेश्चन, सेशन लंबा हो गया जी हमारा आज का। आखिरी बात ये कि जब नया सप्लाई और डिमांड जोन होता है, ठीक है, जब डिमांड नया सप्लाई और डिमांड जोन फ्रेश जो होता है, नए का मतलब फ्रेश, जिसको एक दफा भी अभी ताजा ताजा आपने बनाया है, एक दफा भी कैंडल्स ने आके हिट नहीं किया, नया या फ्रेश सप्लाई और डिमांड जोन बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है ट्रेड लेने के लिए। उसके चांसेस होते हैं कि जैसे ही उसको टकराना है ना, तो वहां से रिएक्शन जरूर होना है, कैंडल ने रिट्रेस लाजम होना है, 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर एक बार सप्लाई या डिमांड जोन ब्रेक हो जाए, डिमांड जोन फेल हो जाए, टूट जाए, तो फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। शुरू में एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था बीच में कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल सीधे, उनमें और सप्लाई और डिमांड के जोन्स में फर्क क्या होता है। ये फर्क होता है भाई, ये वाला, कि डिमांड या सप्लाई का जोन अगर एक दफा टूट जाए तो वो खत्म हो जाता है, उसको फिर दोबारा उसके ऊपर एतबार नहीं किया जाता,
फिर जब नया बनेगा उसके ऊपर एतबार किया जाएगा। तो ये डिमांड और सप्लाई के जोन साथ साथ टूट रहे होते हैं और साथ साथ जहां कैंडल मूव कर रही होती है नए बन रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बरक्स जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं सीधे वाले हॉरिजेंटल, वो अगर टूट भी जाएं, अगर एक सपोर्ट का लेवल टूटेगा वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगा, रेजिस्टेंस का लेवल टूटेगा आगे चल के वो सपोर्ट का किरदार अदा करता है, ठीक है। लेकिन डिमांड और सप्लाई के जोन एक दफा टूटे वो खत्म हो जाते हैं। और अच्छा एक और बात, बाकी अगले सेशन में, मिसाल के तौर पे आपने ये एक जोन बनाया था, ये डिमांड जोन आपने बनाया हुआ है फ्यूचर के लिए, या सॉरी इसको मैं कर देता हूं सप्लाई का जोन। ये आपने बनाया है सप्लाई जोन, ठीक है, कि कैंडल जब कभी नीचे से आएगी, अभी पहली दफा टक्कर मारनी है इसने, ये टेस्ट नहीं हुआ पहली दफा, तो यहां पे इसने टक्कर मारा और ऊपर गई कैंडल, ऊपर गई और यहां से नीचे जाने की बजाय यहां से यहां तक गई, ठीक है जी। लोगों के एसएल जो नजदीक लगे हुए थे वो खाए और वहां से वापस चली गई नीचे। तो आप क्या कहेंगे कि ये सप्लाई जोन टूट गया है? नहीं, ये पावरफुल है, एक्टिव है। अब ये अगली दफा, दूसरी दफा भी जब ये कैंडल वापस आएगी ना, अब ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से रिजेक्ट होगी वापस नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन हो, लेवल जो थोड़ा सा ऊपर जो लोगों के एसएल होते हैं वो खाने के लिए अगर जाए और वापस नहीं है, टूटेगा तब कि जब ये कैंडल इसको यहां से गई थी ऊपर और यहां से कम 20-25 पिप ऊपर चलेगी और वापस नहीं आई, तो अब ये टूट गया है जी। कि कैंडल ऊपर क्लोज हुई, कोई वापस कैंडल नीचे आई, इसने सपोर्ट का किरदार अदा किया, यहां से ऊपर निकल गया, अब ये टूट गया है, ठीक हो गया जी। अब ये आगे काम नहीं करेगा, इसको आप डिलीट कर देंगे। बस आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। या एक दफा मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूं चार्ट के ऊपर, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ आ जाएगा। ओके जी, इसके लिए मैं वापस अभी जाता हूं गोल्ड के चार्ट के ऊपर या किसी भी चार्ट के ऊपर। तो अब आपको समझ लगी कि ये जो कलरफुल पट्टियां आपको नजर आ रही हैं मेरे चार्ट्स के ऊपर, ये क्या है? ये जो येलो येलो कलर की पट्टियां हैं ना, ये वाली, ये हैं सप्लाई जोन्स। और ये जो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर, और जो ये नीचे ब्लू वाली पट्टियां नजर आ रही हैं, ये डिमांड जोन्स हैं, ठीक है। जैसे आप देखें, ये मैंने चैनल बनाया हुआ है, ये अभी गोल्ड आया है, ये ऊपर गया था, ये ऊपर सप्लाई जोन था, ये 1 घंटे का है, ठीक है जी। ये जो मैंने ये येलो कलर का बनाया हुआ, आप देखें यहां से उसने नीचे से ऊपर गया, हल्का सा सिर्फ निचले सतह को उसने टच किया है सिर्फ, ये आप देख रहे हैं, मैं बड़ा करता हूं, ये चेक करें यहाँ पे, ये नीचे से गया था, ये डिमांड जोन है नीले वाले, ठीक है। यहां से ऊपर गया था ये उठा के, और इस लेवल को हल्का सा उसने टच, ये 2 लेवल है, एक अंदर है और एक बड़ा बायर है। अंदर 30 मिनट वाला है, बायर जो बड़ा येलो कलर का है, डार्क येलो, वो है, ऑरेंज कलर का वो 1 घंटे का है। तो इसने इसको हल्का सा देखे ऊपर जाके टच किया है, नीचे से ऊपर गई थी क्योंकि बायर ज्यादा थे, हल्का सा टच किया, यहाँ पे सेल के ऑर्डर थे, लोगों ने डाले सेल के ऑर्डर, तो वापस देखें किधर आया है फिर नीचे। और नीचे अब वो जो स्पोर्ट का जो चैनल था, मेरा चैनल की जो लाइन थी, उसने उसको रोका है और फिर वापस ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें यहाँ से रिजेक्ट होके, ठीक है जी। तो क्या अब ये जो नीली रंग की पट्टी थी डिमांड जोन, ये फेल हो गया? नहीं, यहाँ ये इसका निचला लेवल है 1800 पे, 1800 से लेके 2 पिप आपने नीचे जाना है 98। हाँ, तकरीबन ये फेल हो गया, लेकिन ये सपोर्ट का लेवल है और उसके नीचे एक और डिमांड जोन नीचे, ये जो डार्क ब्लू कलर का है, ये मौजूद है यहाँ पे। तो ये आपने कंबाइन करके चलाना होता है। और ये बीच में जो लाइनें नजर आ रही है मैरून कलर की, 1 2 3, ये मैंने वो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स की जगह लाइनें कर दी ताकि ज्यादा ब्लॉक ना बने, ठीक है। वो भी अब देखें, तीनों नॉलेज मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। ओके जी, वापस चलते हैं जी किसी फ्रेश चार्ट के ऊपर। अब देखिएगा, मैं आपको, चलें गोल्ड के चार्ट के ऊपर ही बनाते हैं, या किसी भी पेयर के चार्ट के ऊपर आप सप्लाई और डिमांड जोन बना सकते हैं। बहुत आसान है ये, लेकिन उस आदमी के लिए जो इसको सीखने की और उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा उसको समझ आएगी इसकी। कोई भी चार्ट आप ओपन करें,
ये चार्ट मिसाल के तौर पे गोल्ड का, और ये लें जी। सबसे पहले हम 15 मिनट के चार्ट पे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब आप देखें कि ये एक कैंडल, ये वाली रेड, ठीक है। ये कैंडल कौन सी है? ये वाली बोरिंग कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल कौन सी है? आप यहां से शुरू करें पहले, इस जगह से। ये कैंडल वॉल्यूम कैंडल है ना, क्लियर सेल की वॉल्यूम डला है इसमें, ठीक है। ये नीचे है, ये अकेली कैंडल ड्रॉप कैंडल है ये, ठीक है। वॉल्यूम कैंडल, ड्रॉप या वॉल्यूम कैंडल कह लें सिंपल। और इसकी जो रफ्तार थी नीचे जाने की, उसको इस कैंडल ने रोक दिया, ये वाली। अब आप देखें, ये जो अकेली कैंडल है ये वाली, ये अकेली कैंडल क्या कहलाएगी? यहां पे ये बेस कैंडल कहलाएगी, ये अकेली कैंडल। क्यों? इससे अगली कैंडल फिर देखें, है तो बोरिंग कैंडल ये वाली। चले मैं शुरू में पहले क्या करता हूं, अब 15 मिनट पे नहीं आता, मैं बड़े चार्ट पे जाता हूं, 1 घंटे के चार्ट पे जाते हैं, ताकि आपको जरा समझ अच्छी आए। यहां पे आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखें, अब यहां पे आप आ जाएं इधर पीछे से, कि ये ऊपर से देखें, ये ड्रॉप हुई हुई है जी। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 1 2 3 कैंडल। आप ये देखें, तीनों कैंडल्स मुसलसल नीचे आई हैं प्राइस को लेके, ठीक है। और ये आप देखें यहां पे, ये एक कैंडल बीच में ऐसी है, चौथी कैंडल, जो कि क्या है? ये कंफ्यूजन वाली कैंडल है। और इस अकेली कैंडल ने यहां पे क्या बनाया? बेस बनाया इस अकेली कैंडल ने। मैं साइज बड़ा करता हूं, ओके, ये पीछे आ जाए यहां पे। ये वाली कैंडल, 1 2 3 कैंडल्स ड्रॉप हुई, ड्रॉप वाली रैली चली, अकेली कैंडल ने इसने बेस बनाया, ठीक है। उसके बाद ये जो अगली कैंडल है, बेशक साइज में छोटी है, लेकिन ये वॉल्यूम कैंडल है, क्लियर कैंडल है कि इसमें सेल की ट्रेडें डली हैं। तो अब यहां पे रैली क्या बनेगी? फिर पैटर्न क्या बनेगा? ये आप देखें, यहां पे पैटर्न बनेगा कुछ इस तरीके से, कि यहां से ये ड्रॉप हुई जी, ड्रॉप, और ये अकेली कैंडल ने या इन 2 कैंडल्स ने बेस बनाया, ठीक है। और फिर यहां से देखें, ये कैंडल वॉल्यूम कैंडल ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न बना यहां पे, ठीक है। तो अब हम इस बेस में क्या करेंगे कि ये बेस टूटा है, ये वाली कैंडल ले लें वॉल्यूम, या इससे अगली वाली ले लें। ये वाली वॉल्यूम कैंडल समझ लें तो ठीक है, ये वाली समझ लें तो ठीक है। तो अब यहां पे इस अकेली कैंडल में क्या बनेगा जी? ये बेस है ना, यहां पे हम बनाएंगे सप्लाई जोन फ्यूचर के लिए। कैसे? ये देखें, इधर आए, पेन, रेक्टेंगल को क्लिक किया, और यहां पे बेस कैंडल की जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है, अब देखें यहां पे बॉडी का नीचे वाला हिस्सा और जो लो पॉइंट है वो बराबर ही है, तो मैं लो पॉइंट को ले लेता हूं, क्योंकि साथ साथ ही हैं। यहां से मैं शुरू करता हूं जी, इस जगह से, ये लें, और कैंडल का, बोरिंग कैंडल का जो हाई पॉइंट है वहां तक, ये इस जगह तक, और इसको मैं आगे ले जाता हूं। ये यहां पे, ठीक है। ये हमारा बन गया था सप्लाई जोन। अभी मैं आपको सिर्फ ड्रा करने का तरीका बता रहा हूं, तो आपने अभी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ड्रा करने की। इसमें आगे चल के अगला जो सेशन होगा उसमें आपका ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल आपने ड्रा करना है। अब ये सप्लाई जोन था, ये कैंडल नीचे से वापस आई थी, ये चेक करें यहां पे, ये कैंडल ने देखे इसको एक दफा टच किया यहां पे 1795 पे,
1 घंटे की कैंडल है, टच करने के बाद आप देखें नीचे वाली सतह को टच किया और फिर वापस 95 से लेके पहली दफा ये कितना नीचे आई, 92 तक आई, क्लोज हुई कैंडल। ठीक है जी। इसी को जिस वक्त आप छोटे चार्ट पे लेके आएंगे ना 15 मिनट के चार्ट पे, ये आप देखिएगा कि यहाँ पे इस जगह पे ये आप देखें, ये आपने बना दिया था 1 घंटे के चार्ट पे, यहाँ पे ये बेस जब टूटा था नीचे की तरफ, ठीक है, ये यहाँ से वापस आया, ये देखें इसने नीचे टच किया है इस लेवल को। तो यहाँ पे भी, हालांकि यहाँ पे सप्लाई जोन काम नहीं करना चाहिए था, इसको तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप देखें कि इसने यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे फिर भी लोगों ने सेल की ट्रेडें ली है इस जगह से। तो जो स्कैल्पर थे उन्होंने यहाँ से सेल की ट्रेड ली और यहाँ पे वो निकल गए, तो फिर भी उन्होंने प्रॉफिट ले लिया। ये एक दफा टच हुई, अब देखें दूसरी दफा जब टच हुई तो ज्यादा नीचे नहीं गई, तीसरी दफा फिर वो जोर मार रही है, क्योंकि ये गोल्ड का बॉटम था, बुलिश का जो बुलिश चैनल था उसका ये हायर लो बना हुआ है इधर, तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस हद से ज्यादा थे। तो जो जिनकी जिनकी प्रैक्टिस थी, नॉलेज था, वो यहाँ पे सेल की ट्रेड नहीं लेना चाह रहे थे, उनको पता था किसी वक्त भी ऊपर निकल जाना है हायर लो से, लेकिन फिर भी आप देख ले गलत जगह के ऊपर भी उसने रिएक्ट किया है। ठीक है, यहां से आप देखें, यहां तक इसने, ये देखें एसएल हिट किए हुए हैं लोगों के, ये देख रहे हैं आप ये वाले, ठीक है, एसएल हिट किए, फिर वापस नीचे आया, गिरा, देखें कितना, फिर अब इसको तोड़ा, फिर ऊपर, ये इस तरीके से जब यहां से ऊपर निकला है इस जगह से, एक दफा निकल गया तोड़ के, बल्कि यहाँ पे आप देखें ये था 1797.50 और यहाँ पे चला गया, यहाँ पे तोड़ के यहाँ तक तो एसएल थे, ठीक है, इस जगह तक, लेकिन जब इससे ऊपर गया तो अब ये वाला सप्लाई जोन खत्म हो गया फ्यूचर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेक हो गया है यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे नहीं चलाएंगे, यहाँ पे ये हो गया खत्म, इसको हम कर देंगे डिलीट इस जगह पे। अब आगे देखें, इससे आगे ये आप देखिएगा इस जगह पे, अच्छा यहां पे देख लें कि ये ड्रॉप हुई कैंडल नीचे आई, ये बेस बना था, यहाँ पे बेस बनने के बाद ये सारा बेस है, ठीक है, मैं यहाँ पे बल्कि बना देता हूं आपको डिमांड जोन। तो बेस टूटा, ये बेस टूटा, ये वॉल्यूम कैंडल है ऊपर गई है, तो वॉल्यूम कैंडल ग्रीन है, उससे पिछली जो बोरिंग कैंडल है वो ये है, ठीक है। तो यहां पे मैं बनाऊंगा जी डिमांड जोन फ्यूचर के लिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ये देखें, मैं ये इतना मेरा डिमांड जोन बन गया है और इसको मैं आगे एक्सटेंड करता जाऊंगा, ये देखें कहां तक आ रहा है, ये अभी तक ये नहीं टच हुआ, इसका मतलब है इसको आप एक्सटेंड करते रहेंगे, जब कभी फ्यूचर में मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक्टिव है, अभी ये काम करेगा अपना, ठीक है ना। अभी देखें मार्केट इससे बहुत ऊपर है, ओके, ऊपर देखते हैं जी, नया बनाते हैं इधर, ये आप देखें यहाँ पे इस जगह पे ये बेस बना था, ये नीचे ड्रॉप हुई थी, ये बेस बना, एक दो कैंडल्स बोरिंग कैंडल्स, इस वॉल्यूम कैंडल ने तोड़ा बेस को ऊपर की तरफ, तो इससे यहाँ पे क्या बनेगा, इस जगह पे बेस में ये बनेगा डिमांड जोन, वॉल्यूम कैंडल से पिछली कैंडल बोरिंग ये हो गई, और यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं डिमांड जोन बनाने के लिए 15 मिनट का मैं ये कलर रख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे। ओके जी, इतना, और इसको आप आगे लेके जाएं और देखें कि कब इसने कोई काम किया कि नहीं किया। यहाँ पे ये डिमांड जोन बन रहा है, अब देखें कि एक दफा यहाँ पे आई, वापस जाके मार्केट इसको टच ही नहीं कर सकी, उससे बल्कि यहाँ पे टच हुआ है, ये देखें इस कैंडल ने, अगली कैंडल ने इसको हल्का सा टच किया है यहाँ पे और वापस ऊपर निकल गई है, देखें कितना ऊपर गई है, और फिर यहाँ से वापस आई दूसरी दफा, तो इसको टच ही नहीं किया उससे पहले ही लोगों ने, क्योंकि ये चैनल की बहुत अच्छी जगह है बाय के मोमेंटम के लिए, कितना ऊपर चलेगी। फिर आप देखें आगे, अभी ये ब्रेक तो नहीं हुआ था ना, अभी चल रहा है, ये आगे आप ले गए इसको, ये यहाँ पे, और इस जगह पे आप चेक करें कि कितना स्पीड से नीचे आई थी प्राइस, यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे, हालांकि ये सिर्फ 15 मिनट का है, ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो यहाँ से देखें इसने अंदर आया, यहाँ से लोगों ने बाय की ट्रेडें ली इस जगह से, और जो पहले से पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे वो देखें कितना स्पीड से ऊपर गया है, फिर चेक करें
ये ठीक है जी। अब यहाँ पे इस जगह पे ये देखें, ये ऊपर गया, ये इसने बेस बनाया है, यहाँ पे बीच में ये भी बेस बनाया हुआ है, ठीक है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये देखें, ये वाला लेते हैं, ये बेस बना 2 कैंडल्स का, फिर ये वॉल्यूम कैंडल नीचे आई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्यूचर का सप्लाई जोन। ये लें जी, मैं यहाँ पे अब सप्लाई जोन बनाता हूँ, और इसका मैं सप्लाई जोन का कलर ये वाला येलो कर देता हूँ 15 मिनट का, ठीक है जी। तो सप्लाई जोन क्या बनेगा, वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बोरिंग कैंडल है उसकी बॉडी का नीचे वाले हिस्से से लेके हाई पॉइंट तक का, ठीक है, इतनी मोटाई बनेगी। और इसको मैं अब आगे चलाता हूँ, अब देखिएगा कि क्या इसने काम किया आगे। ये देखें कितना इसने रोके रखा, हालांकि ये गलत जगह है, ठीक है। यहाँ पे ये अगले सेशन में आपको क्लियर होगा, अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस सीखें, बनाने का तरीका बता रहा हूँ। देखें इसने फिर भी कितने 15 मिनट की कैंडल्स को ऊपर जाने से रोके रखा है सप्लाई जोन ने, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे तो एसएल हिट किया था इसने, वापस आ गया, ओके। यहाँ पे देखें ये एसएल से भी ऊपर निकल गया, इसका मतलब है ब्रेक हो गया, ओके जी, आगे नहीं हम इसको चलाएंगे, ये यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आप आगे आए, ओके जी। अब यहाँ पे इस वक्त लाइव मार्केट चल रही है, ये देखें नीचे आई थी प्राइस, एक ये बेस बना था, टूटा नीचे, वॉल्यूम कैंडल देखें कितनी बड़ी कैंडल, ये भी ये अकेली कैंडल ने यहाँ पे रोका, ये बोरिंग कैंडल है एक कैंडल का, ठीक है, इसको तोड़ा ये बेस को इस अगली वॉल्यूम कैंडल ने। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ फ्यूचर के लिए डिमांड जोन। अब अगर फ्यूचर में अगर प्राइस नीचे आएगी तो ये 15 मिनट के चार्ट के मुताबिक हमारा क्या है, डिमांड जोन बना रहा हूं मैं। ये लें जी, डिमांड जोन है, इसका मैं कलर कर देता हूं ये वाला, ये डिमांड 15 मिनट का डिमांड जोन है, ठीक है। ये देखिए अकेली कैंडल बेस कैंडल, और ये आगे वॉल्यूम कैंडल ने इस बेस को ऊपर की तरफ तोड़ा, तो यहाँ पे बनेगा डिमांड जोन। अब आप देखिएगा कि इसको जब ये वापस प्राइस अगर नीचे आती है तो ये 15 मिनट का जो फ्रेश डिमांड जोन बन गया, इसको टच करने की देर होगी, या थोड़ा सा नीचे आएगा, यहां से फिर वापस ऊपर उठने के चांसेस होंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आप शुरू में बेशक 1 घंटे पे बनाएं, 1 घंटे के चार्ट पे बनाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, चार्ट कोई भी हो, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखें यहाँ पे, ओके जी, ये वाला डिमांड जोन कितना जबरदस्त बना हुआ है, इस जगह पे आइडियल है, ठीक है। ये वाला, ये देखें ऊपर से प्राइस नीचे आई थी, यहाँ पे 1 और 2 कैंडल्स ने, ये 1 घंटे का चार्ट है, ये 2 कैंडल्स ने बेस बनाया हुआ है, उसके बाद फिर एक कैंडल ने ऊपर की तरफ बेस को तोड़ा है, ये वॉल्यूम कैंडल है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल है ये वाली, तो इसको आप ले लेंगे डिमांड जोन के लिए, फ्यूचर के लिए। और मैं इसका कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा ब्लू, क्योंकि ये 1 घंटे का है, ये वाला ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो डिमांड जोन में बनाऊंगा ना, वो यहां से लेके बोरिंग कैंडल की बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होना तो इतना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो वॉल्यूम कैंडल की विक है वो बहुत नीचे तक आई हुई है, तो मैं यहां तक इसका बनाऊंगा, वॉल्यूम कैंडल की जो विक है ना नीचे, वहां तक मैं ले जाऊंगा इसको। ये भी अगले चैनल में, अगली क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब इसको आप एक्सटेंड करते जाएं आगे, आप देखिएगा कि फ्यूचर में जब कभी यहाँ पे मार्केट आई होगी, ये क्योंकि 1 घंटे का है, अगर अभी आई है तब आप देखेंगे मुड़ी होगी कितनी स्पीड से, अगर अभी नहीं मुड़ी तो फ्यूचर में जब कभी गिरेगी, तो ये इसको आप एक्सटेंड करते रहें आगे, आप देखिएगा यहां से बहुत पावरफुल तरीके से वापस रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे इसके, अभी तो ये आई नहीं है, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे भी बने हुए हैं, यहाँ पे भी बने हुए हैं, हर जगह के ऊपर आपको डिमांड जोन मिलेंगे। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे ये हर जगह के ऊपर डिमांड जोन बने हुए हैं, ठीक है। ये सप्लाई जोन भी बने हुए हैं और डिमांड जोन भी बने हुए हैं। पीक्स पे ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, ये अकेली कैंडल ने देखें यहाँ पे क्या किया है, ये 50-50 वाली कैंडल बन गई, बोरिंग कैंडल, और अगली कैंडल कितनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल है ये, अच्छा ये अगली कैंडल है तो बोरिंग कैंडल, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से कि इसकी जो टोटल साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक, साइज का 50% से भी कम बॉडी है,
लेकिन आप देखें कि कितनी बड़ी कैंडल है ये, ठीक है ना। तो इसको हम अगर ये कैंडल यहां से लेके यहां तक की होती, सिर्फ बॉडी ही होती, तो बॉडी का साइज भी देखें रेड, तो ये वॉल्यूम कैंडल ही लग रही है ना, ठीक है। तो बड़ी जो बहुत बड़ी एबनॉर्मल कैंडल होती है वो वॉल्यूम कैंडल ही कहलाती है। ये देखें इसकी बॉडी फिर भी कितनी बड़ी है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सप्लाई जोन बनेगा फ्यूचर के लिए ये इस तरीके से। सप्लाई जोन का मैं 1 घंटे का कलर ये कर देता हूँ। यहां से बॉडी की बोरिंग कैंडल, वॉल्यूम कैंडल से पिछली कैंडल जो बोरिंग कैंडल, उसकी बॉडी के निचले हिस्से से लेके और यहां तक, ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है, उसकी जो विक है वो यहाँ पे ऊपर तक की हुई है, तो मैं विक उसकी कवर करूंगा वॉल्यूम कैंडल की। जब डिमांड जोन बनाते हैं तो वॉल्यूम कैंडल की जो विक होती है नीचे की तरफ वो भी हम कवर करते हैं। जब सप्लाई जोन बनाते हैं तो वॉल्यूम कैंडल की विक जो ऊपर की तरफ जहां तक भी होती है उसको भी कवर करते हैं। ये अगले सेशन में डिटेल में बात होगी, ठीक है। अब देखें यहां तक हमारा ये बन गया, ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। और ये ऊपर सिर्फ वो एसएल खाने के लिए गई है लोगों के, वो जो मैं कहता हूँ कि 15 से 20 पिप ऊपर जो है। अब यहां से आप देखें ये था 1804.54, तो 1806.54 पे 20 पिप बनते हैं ये यहाँ पे। आप देखें कि उसको उससे नीचे से ही वापस आ गया एसएल हिट करके सेल की ट्रेड का। और उसके बाद देखें कि जिन लोगों ने ये, अच्छा जी, ये आपने बनाया था यहाँ पे, उसके बाद नीचे आई प्राइस, वापस ऊपर गई यहाँ से, एसएल लोगों के हिट किए, फिर वापस जब रिजेक्ट हुई है तो देखें कितना नीचे आई है। ये चेक करें इस सप्लाई जोन का कमाल कि कितनी बड़ी ट्रेड मिली है यहाँ से, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे आप देखें कि इस जगह के ऊपर जो है फिर सप्लाई जोन बन गया है, ठीक है। ये भी बोरिंग कैंडल है, बेस है, लेकिन ये वाली जो कैंडल है इसकी ऊपर वाली विक मिलाएं नीचे वाली विक मिलाएं तो तकरीबन 50-50 बन जाती है। तो ये वाली जो है फिर यहाँ पे इसने बेस बना दी है इस कैंडल ने। और आगे देखें वॉल्यूम कैंडल कितनी बड़ी है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे फिर सप्लाई जोन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जी। और क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे एक दफा ये इसने सक्सेसफुली रिजेक्ट कर दिया, दूसरी दफा भी रिजेक्ट किया, तीसरी दफा ऊपर गया नहीं है, तो अब ये वीक हो गया था। और यहाँ पे आप चेक करें इस सप्लाई जोन को कितनी स्पीड में तोड़ा है फिर इसने। नीचे से वॉल्यूम कोई न्यूज आई होगी, उसका रिजल्ट आया होगा पॉजिटिव गोल्ड के लिए, कितनी बड़ी कैंडल देखें 1 घंटे की बनी है उसने तोड़ के, और एक ही कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई। तो अब यहाँ पे ये खत्म हो गया सप्लाई जोन, ठीक है। इस जगह पे ये आगे हम नहीं चलाएंगे इसको, बस यहाँ पे ये खत्म हो गया। आगे हम नया देखेंगे कि कौन सा बना है। तो इस तरीके से आप सप्लाई और डिमांड जोन बना सकते हैं। आप चाहे 15 मिनट के चार्ट पे बनाएं, शुरू में आप कोशिश करें 1 घंटे और 4 घंटे के चार्ट पे बनाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज्यादा नजर आए, ठीक है। सप्लाई और डिमांड जोन जैसे ये देखें यहाँ पे ये बना हुआ है, ये बेस बना हुआ है 4 घंटे के चार्ट पे। ये वॉल्यूम कैंडल है, उससे पिछली ये देखें बोरिंग कैंडल है। तो यहाँ पे आप डिमांड जोन बना लें फ्यूचर के लिए, देखें कि उसने रिएक्ट किया है कि नहीं किया। प्रैक्टिस आपने इस तरीके से करनी है। ये आप देखिएगा मैं यहां से लेके और ये बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट में लेने लगा हूं, ये देखिएगा, इसको आगे खींचें और आप चेक करें कि कितना जबरदस्त तरीके से उसने रिएक्ट किया है यहाँ पे। और हालांकि ये कितना नीचे गोल्ड गिरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी देखें ये आया नीचे, ये यहां से सेंटर तक आया और वहां से फिर देखें 1666-67 से जिसने बाय की ट्रेड ली डिमांड जोन पे, और 82 कितना 20-25 पॉइंट का उसने प्रॉफिट ले लिया। यहां से एक दफा रिजेक्ट हुआ, वापस आया, फिर यहाँ पे दूसरी दफा उसने बाय की ट्रेड दी है, देखें, ठीक है जी। और अब जो है जब एक दफा उसको ये तोड़ा था इस जगह पे कितना नीचे आया, तो ये खत्म हो गया था डिमांड जोन, ये यहाँ पे ये खत्म हो गया, आगे नहीं चलाएंगे इसको, ठीक है। आगे देखें ये वाला ये सप्लाई जोन बन गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने जितनी आपको समझ आई है वो आपने करनी है प्रैक्टिस। ये देखें ये वाला ये बेस अकेली कैंडल का, ठीक है, और अगली वॉल्यूम कैंडल नीचे, और ये इतना सप्लाई जोन बन गया है। और आप देखें यहाँ पे इस जगह पे कि आपने ये बनाया था, ये वापस नीचे आई, फ्यूचर में वापस ऊपर गई, तो देखें कि सिर्फ टच किया है नीचे से सप्लाई जोन को। ये देख रहे हैं रिजेक्शन, यहाँ से लोगों ने सेल की ट्रेड पकड़ी 63 से, ठीक है, 62 से, 64 से। और चेक करें कि ये आराम से उसने यानी कि 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से दे दिया इस जगह पे, ठीक है, सप्लाई जोन ने। और अब आगे इसको बढ़ाते जाएं, क्योंकि अब जब तक ये टूटेगा नहीं उस वक्त तक ये एक्टिव रहेगा। और अब देखें यहाँ पे आगे ये इस जगह पे देखें वही सप्लाई जोन अभी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी उसने प्रॉफिट दे दिया, कितनी जबरदस्त ट्रेड दे दिया ये देखें। और इसी को आप आगे एक्सटेंड करते रहे,
यहाँ पे उसने तीसरी ट्रेड दे दी है, ये देखें यहाँ से कितनी जबरदस्त ट्रेड दी है उसी सप्लाई जोन ने। एक दफा ये टूटा ऊपर गया, बस यहाँ पे ये खत्म हो गया, एसएल के जो 20 पिप होते हैं उनसे भी क्रॉस कर गया है, बस आगे नहीं चलाएंगे। आगे आप देखें यहाँ पे डिमांड जोन बन गया है, कितना जबरदस्त ये वाला। तो इसी को आप यहाँ से कॉपी करके आगे ले आए, क्लोन करके, और आगे आप इसी का डिमांड जोन बना दें। तो इस तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन बनाने की आपने करनी है जी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। ये लें जी, अब ये फ्यूचर के लिए बन गया डिमांड जोन। अब अपने माइक ओपन कर लें जी, अगर कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के हवाले से या किसी पिछले टॉपिक, खुसूसन आज के सप्लाई डिमांड के हवाले से, तो आप कर सकते हैं, मैं हाजिर हूं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना है कि जो फंडेड ट्रेडर्स होते हैं वो टीम बी में ही आते हैं? कौन से फंडेड? जो सर फंडेड ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली जिनको